लास्ट 14 जून को जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उस नीट एग्ज़ाम का दिया था रिज़ल्ट। उसी रिज़ल्ट में इस बार हमारे स्टेट मतलब त्रिपुरा स्टेट से जो लोग टॉप किए हैं वो तो है ही, इसके साथ मेरे इधर के जो लोग जहाँ मेरे पास जो पढ़ते थे जो लोग, और मेरे इधर जो एक दो टेस्ट सीरीज़ चलता था, रिविजन टेस्ट सीरीज़ और बायोलॉजी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ करके दो टेस्ट सीरीज़, उन दो टेस्ट सीरीज़ से जो लोग बहुत अच्छे मतलब किया है, इस बार बहुत अच्छे रैंक लेके आया है, बहुत लोग इधर मतलब बाहर के सीट भी लेने वाले हैं और इस बार स्टेट में एजीएमसी में भी जाने वाले हैं बहुत लोग। तो उसी कुछ जिन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर आया है, जिन लोगों ने बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर किया है, ओवरऑल जिन लोगों का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रहा है स्टेट में, वही कुछ बच्चे जो हैं 4-5 बच्चे जो अभी तो बहुत बिजी हो गए हैं वो लोग, उनको मैसेज करके मैंने बुलाया है आज थोड़ा सा मतलब अगले साल जो लोग नीट देने वाले हैं उन लोगों के लिए क्या वो हो सकता है, मतलब कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करें। और इस बार का तो क्वेश्चन पेपर आपको पता ही है कैसा हुआ था, इस क्वेश्चन पेपर अगर आए उसको कैसे हैंडल करें और थ्रू आउट द ईयर कैसे अपना जर्नी रखें, इसके ऊपर क्या वो सजेशन अपने मतलब जो जूनियर हैं अगले साल जो लोग देने वाले हैं उन लोगों को क्या दे सकते हैं सजेशन। तो इसके बारे में थोड़ा मतलब सबके आज तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके बात होगा। अगले आने वाले दिनों में हर एक का अलग से जो जर्नी है पूरा एक मतलब टॉपर स्टॉक करके हमारा एक सीरीज़ भी चलेगा। उस सीरीज़ में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इधर से सिलेक्शन लिए हैं इस बार सबका अलग से एक मतलब करके एक वीडियो आएगा। अभी तो आज सबको एक साथ हमें मिला है, इधर 3 लोग आप देख रहे हैं कैमरे के पीछे और 8 बच्चे और बैठे हैं। तो भाई एक एक करके जान लेते हैं सबका स्टोरी कैसा रहा है और कैसे अपने आप को पूरे साल प्रिपेयर किया है और कैसा वो मैंने बोला कि सजेशन क्या रह सकता है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अगले बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो पहले ही भाई जान लेते हैं, ये मेरे इधर टेस्ट देता था भाई शोरी दास इनका नाम है, दास इनका नाम है लेकिन काम जो है जनरल का है, इनका जो एससी सर्टिफिकेट है कोई काम का नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन जैसा है ठीक है। तो भाई पहले ही शोरी से जान लेते हैं कि इनका स्कोर कैसा रहा है, बायो में इनका कैसा स्कोर रहा है। बायो में तो मेरा अभी 316 आया सर टोटल। अच्छा टोटल 530 और बायो में 316 है। और सॉरी से जान लेते हैं कि पूरे थ्रू आउट द ईयर उन्होंने कैसे बायो में 316 मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा कुछ इस बार हम बोल सकते हैं क्योंकि बायो का क्वेश्चन ही ऐसा था। तो क्या किया था कि शोरित ने कि बायो में इतना अच्छा स्कोर जो है इन्होंने इस बार लाया? वो मतलब मेरा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो मतलब एनसीईआरटी से एकदम क्लियर था, तो मतलब जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आए तो वो भी मतलब संभल गया, तो वही है। तो पहले तो इस बार का जो क्वेश्चन हमने देखा वो पिछले किसी भी साल से मैच नहीं करता है, तो इस बार थोड़ा सा अलग सा पेपर था। तो कभी पहले ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ था कभी? नहीं मतलब इतना सिमिलर नहीं, पर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन का प्रिपरेशन ज़रूर हुआ। मतलब जो टेस्ट सीरीज़ भी था, जो मैंने जो टेस्ट दिया उसमें भी था, जैसे आरटीएस दिया था यहाँ पर उसमें भी था, एनटीएस आरबीटी सब में थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स का क्वेश्चन था। तो मतलब इतना अचानक नहीं लगा पर टफ ज़रूर था। बायोलॉजी के बारे में तो हमने थोड़ा सा जान लिया है इनसे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते कि कैसे कैसे फिजिक्स का मतलब इतना टफ पेपर जो है इन्होंने सॉल्व किया। फिजिक्स में कितना आया है आपका? फिजिक्स में 76। हाँ 76 मतलब भी आप समझ सकते हैं कि 76 इस बार फिजिक्स में मतलब कितना हाई स्कोर था। तो फिजिक्स में इन्होंने क्या किया कि इनका जो स्कोर है 76 मतलब इस बार के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा स्कोर है। वो कैसे इन्होंने फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर लाया इन्होंने? तब इसमें भी मतलब जो मुझे आता था, मतलब सारे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं आते होंगे, पर जो जो आता था वो अच्छे से किया और ट्राई किया कि नेगेटिव कम आए, क्योंकि मतलब टाइम भी बहुत कम था तो सारे क्वेश्चन तो देखे ही नहीं गए, कुछ क्वेश्चन और जो आता था वही किया। और केमिस्ट्री में आपने कैसा किया? केमिस्ट्री में तो मतलब सारे क्वेश्चन ही दिखे, पर वो भी थोड़े थोड़े मतलब छोड़ दिए, फिर थोड़े थोड़े कर दिए, ऐसा ही है।
तो जो हमारे इधर 530 लाने वाला एक स्टूडेंट शोरित दास है, उन्होंने बताया कि इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में कैसे अटेम्प्ट किया। तो इस मेरे बगल में जो बैठा है ये फ्रेशर है, क्लास 12, अभी ही थोड़े दिन पहले इनका बोर्ड का भी रिजल्ट आया है, बहुत बोर्ड में भी बहुत अच्छा किया इन्होंने। शुभदीप देव इनका जो नाम है। एक्चुअली देखे तो इधर हमारे बगल में SD बैठा है, इधर भी SD बैठा है, इधर भी SD ही है, 3 SD एक साथ हैं। तो शुभदीप देव जो है, और ये है हमारे AD। तो शुभदीप देव जो है उनका जो घर है बिशलगौर में है। इधर से बिशलगौर से बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं देखते हैं इधर, मतलब कोचिंग लेने आते हैं, लेकिन इधर रेंट में भी रूम पे रहते हैं। लेकिन ये जो बंदा है पूरे साल बिशलगौर से अप डाउन करके जो है मैनेज किया है, ये बहुत ही एक मतलब यूनिक सा मैंने देखा है। उसके बाद भी इतना टाइम मैनेजमेंट इन्होंने किया और 522 इनका जो है स्कोर आया। बायो में कितना आया है? 320 जो स्कोर बायो में, बहुत ही अच्छा, और एक बहुत ही अच्छा स्कोर हम बोल सकते हैं 320, ठीक है। और इनका जो टोटल स्कोर था 522। तो कैसा आपने बायो में प्रिपेयर कैसा किया कि इस बार 320 जैसा स्कोर जो आ गया? बायो में जो मेन था वो तो NCERT था, उसको लाइन बाय लाइन रीड किया और मल्टीपल टाइम्स रीड किया, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। और फिर आपके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो मैंने 12th के मिड में जाके वो RTS ज्वाइन किया। सो उससे बहुत ही हेल्प मिला। वो जैसे प्लांट के लाइफ साइकिल के कुछ क्वेश्चंस थे वो भी आपके वजह से वो सही हो गए कह सकते हैं। तो उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम को करीब आया तो मैं यहाँ पे NTS देता था, उसके बाद आपसे वो BSTS के क्वेश्चंस लेता था, वो भी बहुत हेल्प किया। तो ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये RTS और BSTS की क्वेश्चन के अलावा जो है आपने कौन सा वो MCQ बुक जो फॉलो किया, जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगले जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले, मतलब अगले साल जो लोग टेस्ट देने वाले हैं, नीट देने वाले हैं, उन लोगों का कैसा, बायो के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी वो कहाँ से प्रैक्टिस करें, कौन सा MCQ बुक को फॉलो करें? वैसे बायो के लिए तो मैंने सिर्फ एक ही MCQ बुक किया था, वो था NCERT फिंगर टिप्स। मार्केट में बहुत बुक है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बुक को लेते हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए। बहुत लोग बहुत सारे कंटेंट ले लेते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते, तो एक ही कंटेंट लेना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। और वैसे इनके क्वेश्चंस तो थे ही, और उसके बाद केमिस्ट्री के लिए भी वो हमारे सर के क्वेश्चंस कंटेंट एनफ थे। फिज़िक्स के लिए भी मैंने सेम ही अप्रोच किया, एक ही बुक लिया, उसको कंप्लीट करने का ट्राई किया। ये तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक चीज़ बताया कि जो आप वो MCQ बुक सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, MCQ बुक जो आपने सिलेक्ट किया है उसको पूरा कंप्लीट करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें जो आगे भी देने वाले जो लोग स्टूडेंट्स हैं कि NCERT बुक, मतलब NCERT बुक तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स इन्होंने बताया कि NCERT बुक जो है रीड किया है, तो लेकिन NCERT बुक के साथ जो आप MCQ बुक करेंगे वो पूरा कंप्लीट करें, ये है मेन टारगेट, ये रहना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक MCQ बुक करते हैं, एक चैप्टर उसके बाद छोड़ देते हैं, किसी दूसरे अच्छे कोई MCQ बुक के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन पूरा जो कंटेंट है एक ही MCQ बुक में होता है, वो पूरा कवर करना होता है, तब जाके मिलता है जो है रिजल्ट। और ये मेरे राइट साइड में जो बैठा है वो अर्णव देवनाथ, OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 485 जो है इनका मतलब, ऐसे तो OBC NCL जो है हमारे स्टेट में रिजर्व है नहीं, जनरल जैसे ट्रीट होता है। 485 इनका स्कोर आया है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे इधर RTS देता था उन सब में से मैं ऐसा बोलता था कि मतलब किस का स्कोर 300, कभी कभी मैं बोलता था कि इस स्टूडेंट्स का 300 प्लस आने का चांस बहुत ज़्यादा है, इस स्टूडेंट्स का मार्क जो है 330 340, ऐसे तो सबका, जैसे शोरित का मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था कि 350 से ऊपर स्कोर आएगा, स्कोर ड्रॉप किया। शुभदीप का मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था कि 360 आउट ऑफ 360 भी आ सकता है, लेकिन उसका भी ड्रॉप किया। तो लेकिन एक ड्रॉप होता है कि अब अच्छे क्वेश्चन के लिए या टफ क्वेश्चन या लेंदी क्वेश्चन की वजह से क्वेश्चन मतलब ड्रॉप किया, फिर भी इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर। लेकिन अर्णव का जो स्कोर था मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इसका मतलब 300 जैसा स्कोर आएगा, तो उस हिसाब से इस बार 260 या 270 मिलने का चांस इसका था। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो है अर्णव ने इस बार सिर्फ बायो में ही 315, मतलब मेरा तो पहले जब है 310, मतलब पहले जब मैंने सुना था तब तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये जो है अर्णव ने 310 जो है स्कोर करके देगा। तो कैसे अपने बायो में बहुत ही अच्छा जो है स्कोर किया हो। अच्छा, कोई किसी का इसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो भाई इंटरव्यू में हम बंगाली भी यूज़ कर सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है तो बंगाली में भी बोल सकते हैं। ठीक है। नहीं, मेरा पहले 350 नहीं आया था, पर लास्ट में जो पेडिग्री का क्वेश्चन था उसमें नेगेटिव चला गया, इसलिए 310 आया था, वरना 350 नहीं आता। और मैंने बायो के लिए स्पेशली हरिओम गंगवार का जो बुक था मैंने
पूरा ही की सेंगेज वाला मैंने पूरा किया था। और शोमोदीप ने जो बोला था कि पूरा बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हरिओम गंगवार का 11th तो 12th दोनों बुक ही मैंने पूरा किया था। और फॉर एग्जांपल कि मैंने जैसे लेट्स से प्लान किंगडम, मैंने प्लान किंगडम चैप्टर मैंने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ा था। उसके इस बार जैसे 5 क्वेश्चन आए थे, मेरे हर एक क्वेश्चन सही हुआ इंक्लूडिंग लाइफ साइकिल। तो मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर्स बायोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे बायो थोड़ा कम समझ में आता था और बायो में थोड़े मार्क भी कम आते थे, इसलिए मैंने बायो में लास्ट के 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। बायो में मैंने हर एक चैप्टर मैंने एटलीस्ट जो आते थे जैसे लिविंग वर्ल्ड ऐसे चैप्टर को मैंने 2-3 बार ही पढ़ा। जैसे चैप्टर नहीं आते मैं स्पेशली बोटनी के चैप्टर जैसे प्लांट किंगडम्स, मॉर्फोलॉजी ऐसे चैप्टर मैंने बहुत बार पढ़े। और सर के यहाँ के जैसे आरटीएस हो गया और बीएचटीएस, इस ऐसे टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया। और मेरे फ्रेंड सौरभ ने, उसने मुझे बहुत हेल्प किया था बायो में। मतलब जैसे कि मॉर्फोलॉजी का चैप्टर हो या प्लान ग्रोथ का चैप्टर हो, उसने एक क्वेश्चन होता है कि डीप सी राइस प्लान जैसे एक क्वेश्चन होता है, वो मुझे कभी याद ही नहीं होता था कि मतलब इथिलीन का जो डीप सी राइस प्लान का क्वेश्चन है मुझे याद ही नहीं होता था। उसने मुझे, जैसे हम लोग घूमते थे स्कूटी में वगैरह, वो मुझे बोलता था कि तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, ये क्वेश्चन रट लो। और जैसे मुझे वो एक एग्जाम्पल होता है हाइपोगैनस, ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत उसने हेल्प किया था याद करने के लिए। और पेरीगैनस जैसे क्वेश्चन है, गलती हो गया था फिर भी याद हो गया, मतलब उसने बहुत हेल्प किया। और सर ने तो बहुत हेल्प भी किया था मतलब बायो में लाने के लिए। जैसे हमने शोरी से भी पहले भी बात किया था, तो उन्होंने बोला है कि बायो जो है अपने पूरे सेल्फ स्टडी किया है इन्होंने। तो हम ये पूछना चाहते हैं, बहुत लोग बायो में ऑनलाइन करते हैं, फिजिक्स वाला से ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो बायो में अगर कोई जो फिजिक्स वाला से कर रहा है, किसी का अगर डाउट हो किसी टॉपिक में, तो डाउट कहाँ से क्लियर करते थे आप, कैसे क्लियर करते थे? डाउट तो एक तो है, मैं मतलब नेट में सर्च करता था, या फिर मतलब कुछ में अगर नेट में भी सॉल्व नहीं होता तो आपसे तो पूछता ही था मैं बीच बीच में, वहाँ पर भी डाउट क्लियर होता था मेरा। और फिर फ्रेंड्स के बीच में भी डिस्कशन कर लेता था, उसमें भी क्लियर होता था। तो ऐसे ही मतलब बायो चलता था। और एनसीईआरटी, अगर कुछ में बहुत ज़्यादा डाउट होता था तो फिर से उस वाले पार्ट का एनसीईआरटी पढ़ लेता था। तो ऐसे ही मतलब। और एक चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे टेस्ट तो हम देते हैं, लेकिन टेस्ट में किसी एक टेस्ट में अगर हमारा स्कोर जो है लो आ गया ना, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। उसके बाद से टेस्ट देने का मन नहीं करता था। तो शोमोदीप जी से पूछ लेते, कभी ऐसा हुआ है आपका? एक्चुअली यहाँ पे जो आरटीएस होता है वो पहले ही टेस्ट में मुझे कम आ गया था। वो लिविंग वर्ल्ड जैसे सिंपल चैप्टर में मुझे 280 आया था शायद। तो उसके बाद मैंने कहा कि डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, बट टेस्ट कॉन्टीन्यूसली देना है। मैंने लास्ट तक टेस्ट कंटिन्यू किया तो अच्छा कुछ हो गया। एक्चुअली क्या चीज़ है, जहाँ पे हम अगरतला की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है इधर, और बहुत सारे मतलब टारगेट मेनली उधर वही होता है कि टेस्ट में बहुत नंबर लाया जाए, कि बच्चों का नंबर बूस्ट मतलब दिखाया जाए। तो इधर मतलब इधर अगर आप आए तो स्टूडेंट मतलब स्कोर ज़्यादा आ रहा है, तो इस चीज़ से स्टूडेंट्स का फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपको सीखने नहीं मिलता है उधर। कहीं पे आप जाएंगे टेस्ट देने, उधर आपका ज़्यादा गलत होगा। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ अर्णव से कि कभी आपका आपने तो मेरे इधर टेस्ट ज्वाइन किया हुआ था बायोलॉजी में, कभी भी कोई क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का बाहर से आपको मिलता था? नहीं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन होता था। जैसे मैंने मिस कर दिया, कोई लाइन होता है, जैसे मैंने पढ़ा था पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, समरी से डाल दिया आपने, या फिर जैसे कि बोला ना डीप सी राइस प्लांट, ऐसे क्वेश्चन जो होते नीचे के लाइन से आ गया कि स्मॉल कल्चर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन मैं मिस कर देता था। बाद में जब मैं वो आपको दिखाता था कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, आप बोलते थे कि इस लाइन से आया। क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता था पर मैं गलती कर देता था कि फिर से पढ़ना है एनसीईआरटी, तब हो जाता है। मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, मिस हम कर देते थे। मतलब एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन था। और इस बार का नीट भी अगर माने तो एटलीस्ट मतलब 90 में 85 क्वेश्चन तो पूरे एनसीईआरटी से ही थे, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं थे, मतलब पूरे एनसीईआरटी से ही थे सब क्वेश्चंस। और इस बार आपने कहीं से बायो का कोचिंग लिया था इस बार? नहीं, मैंने बायो पिछले साल भी ठीक से कोचिंग नहीं लिया था। इस बार मैंने खुद एनसीईआरटी पर, और आपको तो डाउट दिखा, और मेरे फ्रेंड जो है उसने तो मुझे बहुत हेल्प भी किया है, और डाउट दिखाता था, और आरटीएस ने मुझे बहुत हेल्प किया। आरटीएस और मैंने खुद जो एनसीईआरटी पर आए उसने तो बहुत हेल्प किया है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना तो ज़रूरी है ही।
हाँ, ये एक चीज़ इन्होंने बताया कि बायो में आप जितना भी कुछ कर ले, जहाँ पे भी आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, एनसीईआरटी आपको पूरा मतलब रटना होता है। एनसीईआरटी जितना आप अच्छे से रटेंगे, एनसीईआरटी ओरिएंटेड अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना, तब अच्छा मतलब बहुत ही रिजल्ट अच्छा होगा। और अर्नब से ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, ये बहुत फिजिक्स में बहुत ही अच्छा है, फिजिक्स में आपने कैसा किया और फिजिक्स में कैसा क्या सजेशन देना चाहेंगे आप, जो आपके जूनियर है, जो अगले साल जो है देने वाले हैं एग्ज़ाम? फिज़िक्स में मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिज़िक्स ही था, मतलब लास्ट में टाइम कम मिला, थोड़ा गलती भी हो गया था उसमें। तो फिज़िक्स के लिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स इन फिज़िक्स, फॉर एग्जांपल चैप्टर्स लाइक न्यूटन्स लॉज और वर्क, एंड दीज आर बेसिक चैप्टर्स व्हिच विल गिव यू कॉन्सेप्ट फॉर चैप्टर्स इन 12th, क्योंकि 12th के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चैप्टर उसमें न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसमें मिक्स करके जो क्वेश्चन दे देते। तो कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तुम्हें मैंने बुक सॉल्व करने के लिए एक बुक तो बहुत मतलब सब बोलते हैं करने के लिए, पर कोई करता नहीं है। जैसा कि बुक है एचसीबी सबको करना चाहिए, स्पेशली उसका ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। मतलब ऑब्जेक्टिव 1 तो अच्छा है, ऑब्जेक्टिव 2 में तुम्हारे सारे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता है या नहीं है, वो मतलब पता चल जाएंगे तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है। तो एचसीबी इज़ गुड। एंड एनसीईआरटी के जो इंटेक्स में जो एग्जाम्पल दे रखे वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और तुमने जहाँ तो पढ़ा है, बात तो तुम्हारे सर ने तो तुम्हें करा ही होगा। और मतलब कॉन्सेप्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन तो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम। इन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छा सजेशन दिया है और आने वाले दिन में अलग सा हम एक सबके लिए, ये जो तीनों बैठे हैं तो सबके लिए एक अलग सा एक इंटरव्यू लाएंगे। उधर एक 20-25 मिनट का अलग से वीडियो रहेगा, सबका जानने उधर रहेगा कैसे कैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं हमारे इधर जो टॉपर हैं उनका मतलब कहाँ से कैसे आपने स्टार्ट किया था और कहाँ पे मतलब कैसे किस तरीके से इम्प्रूव किया था एग्ज़ाम में। तो आज के लिए ये जो तीनों लोग हैं इधर ही छोड़ देते हैं हम। बहुत ही अच्छा लगा तीनों से बात करके। आगे जो आने वाले हैं हमारे और जो टॉपर्स 3 लोग, प्लीज़ आ जाइए इधर। कैमरा देखो। चलिए, ये जो मतलब वीडियो है, मतलब वीडियो क्या जो मतलब टॉपर स्टॉक है, तो ये आप जो अगर चाहे तो मतलब आप तीनों बंगाली में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इधर किसी का अगर लैंग्वेज में हिंदी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। और अर्नब जी ने बहुत अच्छे इंग्लिश तो बोल गए, वो हमारा ये दिमाग के ऊपर से गया, क्योंकि इंग्लिश तो हम बहुत अच्छे तरीके से आता है हम। तो इधर जो है पहले जो बैठे हैं हमारे लेफ़्ट साइड में किशन, वो 457 इनका जो स्कोर आया इस बार, बहुत ही अच्छा स्कोर है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे भी हैं। पिछले 2 साल लगातार हमारे इधर जो टेस्ट सीरीज़ है वो दे रहे थे। इस बार तो BSTS इन्होंने ज्वाइन किया था और सारा एग्ज़ाम भी दिया इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार किशन से जान लेते हैं कि कैसे अपना जो जर्नी है इन्होंने पहले से स्टार्ट किया। पिछले बार उनका जो स्कोर था वो सिलेक्शन लायक नहीं था, थोड़े नंबर के लिए इन्होंने चूक गए थे। तो उसके बाद कैसे डिसाइड किया कि बहुत सारे लोग ऐसे अभी है कि बॉर्डर लाइन पे बहुत सारे लोग हैं, तो उस टाइम में क्या माइंडसेट रहता है कि एक बार मतलब जो हो गया उसके बाद कैसे मूव ऑन करें, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें अगले साल के लिए? क्या वो चीज़ है जो बताना चाहते हैं अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे है बहुत सारे लोग, उन लोगों के लिए क्या आपका मतलब सजेशन रहेगा? आई थिंक ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल है। और मेरा पिछले बार स्कोर आया था 494, तो मैंने दादा को पूछा था कि नहीं होगा शायद इस बार, तो मैंने ड्रॉप लिया। आई थिंक सितंबर में मैंने ड्रॉप का डिसीजन लिया। और मैंने बायोलॉजी में सर से मतलब टेस्ट लिया था, BST और RTS लिया था और NTS लिया था मैंने। और बाकी मैंने बायोलॉजी मैंने ऑनलाइन किया था और मैंने टेस्ट से सिया दिया था। और बाकी मेरा स्कोर बायोलॉजी में 300 बन रहे, 300 नहीं मतलब 298, और केमिस्ट्री में 119 और फिजिक्स में 45 समथिंग। इन्होंने अपना इंडिविजुअल सारा जो स्कोर उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा स्कोर है तीनों सब्जेक्ट में इनका। तो और क्या आपने क्या वो खास ऐसा चीज़ किया, खास करके पहले जो बच्चे थे मेरे तीनों वो तो अपने बायोलॉजी और फिजिक्स के बारे में, और उन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ बोला और दोनों ने बायोलॉजी में बारे में भी बोला। आप थोड़ा बताइए कि केमिस्ट्री में जो है स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कैसे अच्छा जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपना? आई थिंक केमिस्ट्री के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नोट्स इंपॉर्टेंट। अगर तुम जिस भी सर से पढ़ रहे हो उस सर के नोट्स सबसे पढ़ लो, उसके बाद NCERT करो, उसके बाद अगर कोई मॉड्यूल है तुम्हारे पास तो कर लो उसके। और
मतलब केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की हर लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और फिजिकल के लिए जितनी अगर तुम न्यूमेरिकल्स कर सकते हो उतनी करो, और इतना ही। और एक चीज़ इनको मैं पूछना चाहता हूँ कि वो किसी भी पहले किसी से मैंने नहीं पूछा, कितना टाइम दिन में कितना टाइम जो है वो आप देते थे? आई थिंक इनिशियली रोज़ का 8-9 घंटा होता था इनिशियली, और लास्ट के 3 महीने में मैंने आई थिंक 14 to 15 आवर्स दिया था और दिन में। और मतलब तुम सो और खाओ, उसके बाद लगातार पढ़ने जाता है। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बताया कि दिन में कितना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। और आगे भी हम इनके साथ मिलेंगे और एक बार फिर से वो जो मैंने बताया टॉपर स्टॉक करके एक सीरीज़ भी चलेगा हमारे हर एक टीचर टॉपर्स का जो इधर से है, हर एक का जर्नी इधर पूछा जाएगा, अलग से एक स्टोरी। और मेरे ठीक बगल में लेफ्ट साइड में जो बैठा है उष्मिता चौंदो इनका नाम है। इस बार जो नीट में इनका स्कोर है 473। इन्होंने मतलब बायो में बहुत ही अच्छे थे पहले भी, लेकिन इस बार इनका जो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आया है इनका मार्क भी, और बायो में इनका मार्क भी। फिर भी जो मार्क इनका आया है वो सिलेक्शन लायक मार्क है। एजीएमसी में इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं वो। तो इनसे जान लेते हैं कि बायो में, खास करके बायो में मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि बायो में बहुत ही अच्छे हैं। बायो में कैसे एनसीईआरटी को रीड करते थे आप? एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन रीड करना चाहिए। मतलब ऐसा होता था कि फर्स्ट चैप्टर रीड किया, सेकंड चैप्टर रीड किया, ऐसा लगता था कि हो जाएगा। फिर जब डीपीपी करते हो, फिर मतलब टेस्ट देने के पहले 2-3 स्टेप्स करना चाहिए, जैसे कि घर में डीपीपी करना, फिर 2-3 बुक सॉल्व करना, एजर्शन रीजनिंग प्रैक्टिस करना, और फिर भी टेस्ट देने के बाद, जैसे आपके यहाँ पे मैं सीसीटी देती थी, फिर आरटीएस, बीएसटीएस, उसमें भी ऐसा होता था फिर भी फुल मार्क्स नहीं आते थे। मतलब कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाता था, या फिर एनसीईआरटी ऐसा लगता था कि एनसीईआरटी अच्छे से हो गया है, बट स्टिल एनसीईआरटी में ऐसे कुछ पॉइंट्स रह जाते थे जो मैं मिस कर देती थी। और टेस्ट देने के बाद फिर ये नोटिस होता था, और फिर सिली मिस्टेक मुझसे बहुत होता था, और फिर उसको मिस्टेक कॉपी में करके फिर उसको बार बार रिवाइज़ करना, उसके बाद वही चीज़ को एनालाइज करना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इधर में देखते थे जब भी ये टेस्ट देने को आते थे, जब भी किसी एग्ज़ाम पे किसी भी मतलब इनका जो स्कोर है, मैं तो साथ ही उसका जो वो है क्या बोला जाए रिज़ल्ट है वो दे देता था। मैं स्कोर भी मैं बता देता था। बता देने के बाद ही ये जल्द से जल्द इनकरेक्ट कौन सा हुआ था ये पूछ लेता था, और साथ ही मुझसे डाउट पूछने लगते थे कि क्या होगा, इसका आंसर कहाँ से है, एनसीईआरटी में कहाँ कैसे होगा ये। तो आपने क्या कोई फार्मूला बुक या मिस्टेक जो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फार्मूला के लिए फार्मूला बुक या बायोलॉजी के लिए कोई मिस्टेक कॉपी बनाया था? हाँ, बायोलॉजी के लिए तो मेनली मिस्टेक कॉपी था। मतलब जो भी टेस्ट में, फिर मैं घर में भी जो बुक सॉल्व करती थी उसमें जो भी मिस्टेक होते थे, मुझसे सिली मिस्टेक ज़्यादा होता था, फिर भी वो भी मैं लिखती थी। और फिज़िक्स में हर एक चैप्टर की इंडिविजुअल फार्मूला शीट था, जैसे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मतलब फार्मूला शीट फिर बाद में मतलब रिविज़न करने की भी ज़रूरत नहीं, फिर वो याद हो जाता था। और केमिस्ट्री में भी ऐसा, मतलब फार्मूला जो याद नहीं रहता था वो मैं फार्मूला शीट में लिखते थे। और मुझे लगता है कि मिस्टेक कॉपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चीज़ इन्होंने बताया, मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि पहले दिन से मिस्टेक कॉपी बनाना चाहिए। इस बार भी जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं कि पहले दिन से ही आप अगर मिस्टेक कॉपी आप बनाएंगे ना, तो आपका जो हर एक टॉपिक का जो मिस्टेक हुआ है या हर एक सब्जेक्ट में जिस भी दिन आप एग्ज़ाम देते हैं उसी दिन एग्ज़ाम में क्या क्या आपका मिस्टेक हुआ है, वो अगर मिस्टेक कॉपी में आप लिखेंगे तो अगले दिन से जो है आपका मतलब उस मतलब क्या बताया जाए उस टॉपिक से वो सेम गलती नहीं होगा। तो आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में कैसे आपने इम्प्रूव किया? पिछले साल भी आपने एग्ज़ाम दिया था, क्या वो गलतियाँ था पिछले साल जो इस बार आपने नहीं किया है, और वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मार्क जो है बूस्ट करने में जो है हेल्प किया उसमें? वैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही मैं पिछले साल भी मतलब अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ एनफ टेस्ट सीरीज़ नहीं होता था, फिर इनकॉन्सिस्टेंट हो जाती थी। लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में मार्क्स ड्रॉप भी होते थे, फिर वही कि मिस्टेक कॉपी एनालिसिस करना, फिर कहाँ गलती हो रहा है, फिर फार्मूला शीट को बार बार रिवाइज़ करना, और फिर वही चीज़ को मतलब ये ध्यान रखना कि जो मिस्टेक एक बार हो रहा है फिर दूसरे बार वो मिस्टेक ना हो। और फिर फ़िज़िक्स में मैं भी वही करती थी कि एक ही बुक करती थी और एक ही बुक से कोशिश करती थी कि सारे क्वेश्चंस बन जाए, और अगर नहीं बनते थे तो डाउट सॉल्व करना। ऐसे तो किसी का भी एक बार नहीं बनेगा सारे क्वेश्चंस, वो डाउट्स होंगे। फिर मैं जैसे बायो में भी डाउट होता था तो आपको भेजती थी हमेशा, और फिर फिज़िक्स में भी ऐसे डाउट होते थे तो मैं ऑनलाइन देख लेती थी, या फिर अमित सर जो थे फिज़िक्स के उनको भी पूछती थी तो वो भी मुझे हेल्प किए हैं। और केमिस्ट्री में जो भी डाउट होता था तो मैं गौरव सर से पूछती थी तो वो भी मुझे हेल्प किए हैं। तो मतलब वही कि जितनी भी टेस्ट सीरीज़
चीज़ हुआ सबकी एनालिसिस करना, फिर उसको मिस्टेक कॉपी में बार बार रिवाइज करना, वही चीज़ और फार्मूला शीट करना, और वही मतलब ये चीज़ को थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू रिपीट इट थ्रू आउट द ईयर। तो एक चीज़ होता है कि रिवाइज और रिवाइज, ये जो तीन चीज़ है ये सबसे मतलब स्मार्ट वर्क रहता है नीट के सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद ये मेरे जो राइट साइड में बैठे हैं सौरभ दास जी, इनके साथ तो मेरा लड़ाई झगड़ा चलता था रात 2-3 बजे तक, एक ही सेम क्वेश्चन को लेके, सेम क्वेश्चन के आंसर को लेके कि इसका आंसर क्या होगा। ये मुझसे मेरे साथ बहुत लड़ते थे आफ्टर एग्ज़ाम। किसी का इनका अगर गलती से किसी एक इनकरेक्ट हो गया ना तो ये मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भी करता था बहुत कि इसका आंसर तो ये होगा, एनसीईआरटी में ऐसा लिखे थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे ऑपोजिट में थे, इसका मतलब ये कि इन्होंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी रीड किया है, उसके अलावा इन्होंने जो कॉन्सेप्ट गेन किया है उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो उसके बाद इन्होंने बोलते थे कि ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट इनकरेक्ट ऐसा होगा, ये तो वो होना चाहिए इसका आंसर। तो ऐसा बहुत मतलब जिस भी दिन एग्ज़ाम होता था इनके साथ मेरा लड़ाई ना हुआ ऐसा बहुत कम दिन रहा है। और ये एक स्टूडेंट है जो मेरे इधर पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था। इस बार आरटीएस और बीएसटीएस मिल के टोटल 45 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से 43 एग्ज़ाम जो है इन्होंने अटेम्प्ट किया। लास्ट में एक एग्ज़ाम और मिडिल में एक एग्ज़ाम इनका तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 एग्ज़ाम इन्होंने मिस किया था। तो इनसे जान लेते हैं कि और इनका जो एक्सपेक्टेड मेरे बायोलॉजी के एक्सपेक्टेशन थे ये जो 450 के अबव जो है स्कोर करेंगे, लेकिन कुछ गलतियां होने के लिए, कुछ सिली मिस्टेक होने का कारण जो है इनका जो स्कोर है बायो में थोड़ा सा कम आया। 298 इनका स्कोर आया है बायो में, और ओवरऑल इनका जो स्कोर आया है 469। एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, शायद इस बार AIQ से बहुत अच्छे कॉलेज भी इनको मिलने वाले हैं। तो एक बार जान लेते हैं बायो में ऐसे कैसा, मतलब क्या वो मैजिक है इन्होंने किया। पहली बात तो मैंने पूरा एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ा एकदम, और एनसीईआरटी पढ़ के जब भी कोई भी डाउट होता है तो मैं दादा को पूछता था। दादा उस समय मेरे को डाउट क्लियर करते थे, कभी कभी कॉल करके भी दादा डाउट क्लियर करते थे, और मैं पूरा टेस्ट में फोकस करता था। इस साल मैंने बहुत सारा टेस्ट दिया, करीब 150 से ऊपर मैंने टेस्ट दिया, फुल टेस्ट और पार्ट टेस्ट मिला के। तो मैं फुल्ली टेस्ट देता था और टेस्ट एनालिसिस करता ठीक से कि मेरा क्या क्या गलती हुआ। तो ऐसे और पूरा मैंने बायोलॉजी लाइन बाय लाइन बहुत बार पढ़ा। जैसे कि अभी मैं एक चैप्टर पढ़ा, नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जब मेरा गलती होती थी मैं जाके एनसीईआरटी फिर से देखा, तो मैं एनसीईआरटी फिर रीड करने पे मेरे को ऐसा लाइन मिला जो मैं पहले पढ़ा बट मेरे को नया लग रहा है कि अरे मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था बट ये सब मेरे को पूरा नया लग रहा है। तो एनसीईआरटी को मैं जितने बार रीड करता था उतना बार नया नया कुछ दिखाई देता था। तो मैं वही बार बार कॉन्सिस्टेंटली एनसीईआरटी रीड करता और जाके प्रैक्टिस करता और बाकी टेस्ट देता। अच्छा, इन्होंने बायो के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ बोला है कि कैसे कॉन्सिस्टेंटली इन्होंने प्रैक्टिस करता था। थोड़ी दिन पहले इनके घर में गया था, तब देखा था एक कैलेंडर इनके जो टेबल है स्टडी टेबल के सामने था, उधर उन्होंने मार्क करके भी रखा कि किस दिन में कितना टेस्ट इनको देना है और कितना टेस्ट इन्होंने दिया है पिछले बार। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हर एक स्टूडेंट का ही ऐसा होना चाहिए कि स्टडी टेबल के सामने ही आपका पूरा मैप रहे कि काल कैसा मुझे क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है। तो एक चीज़ हम और एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने थ्रू आउट द ईयर बायोलॉजी के बारे में खास करके पूछ रहे थे कि कैसे इन्होंने प्रैक्टिस किया, कहाँ से प्रैक्टिस किया, और डाउट सॉल्विंग के बारे में तो इन्होंने बता ही दिया कि डाउट कहाँ से क्लियर करते थे। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते थे। आपने तो बोला है कि बहुत सारे टेस्ट आपने ज्वाइन किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस घर में तो एक प्रैक्टिस होता है सबका, MCQ प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेनली पहले सेंगेज का बुक है एक, उससे करता था। दादा ने मेरे को सजेस्ट किया वो करने के लिए, और बाकी दादा ने मेरे को सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस शीट दे दिया। तो मैं पूरा वही प्रैक्टिस शीट किया, उसमें एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रहता था। पूरा एनसीईआरटी मेरा उससे हो जाता था, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी लाइन अगर मेरा छूट गया ना, वो प्रैक्टिस करता ना उधर मिल जाता था, उधर सब कुछ रहता था। इन्होंने और एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ बताया कि स्टडी मॉड्यूल अगर आप अच्छे से करेंगे मेरे, तो उधर एनसीईआरटी है हर एक लाइन बेस्ड। स्टडी मॉड्यूल तो आपने भी लिया था मेरा शायद, तो वो कैसा हेल्पफुल रहा है आपका। वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले भी बोली थी कि एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करने के बाद भी ऐसा लगता है कि इस बार तो फुल आ जाएगा, टेस्ट में 360 में 360 आ जाएगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाता था। फिर कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स मिस कर देती थी जो, जैसे कि ऐसा था कि हाउ मेनी फॉलोइंग आर इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट पूरा सही है, ब्रैकेट में उसका ER गलत है। तो वो चीज़ देखना, फिर ऑब्जर्वेशन बढ़ाता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाते हैं। फिर वो इम्पॉर्टेंट है कि वही कि टेस्ट सीरीज़
ज़्यादा देना चाहिए और फिर उसका मिस्टेक एनालिसिस भी करना चाहिए। सिर्फ टेस्ट दे के उसका अगर हम मिस्टेक एनालिसिस नहीं कर पाते तो फिर पता ही नहीं चलेगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे इधर किशन जो बैठे, किशन से भी जब बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले इंटरव्यू से पहले, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ इन्होंने ज्वाइन किया था। तो पिछले जो 3 स्टूडेंट थे उनको भी सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था कि टेस्ट सीरीज़ तो आप बहुत ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे टेस्ट भी आप देते हैं, जैसे किशन भी बहुत सारे टेस्ट इन्होंने दिया था। कभी ऐसा हुआ था कि किसी टेस्ट में आपका कम नंबर आया है, आप और डीमोटिवेटेड होकर घर गए हैं और उसके बाद टेस्ट ही नहीं देने आए? आई थिंक जनवरी में मेरा बहुत कम मार्क आया था और NTS में तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, तो मेरा कम मार्क्स आ रहा है, तो आपने बोला था कि मार्क्स बढ़ जाएगा अगले टेस्ट में। तो उसके बाद मैं रेक्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी मिस्टेक्स जो तुमने किया है, और उसके बाद तुम एक मिस्टेक्स कॉपी बना लो, मतलब टेस्ट कॉपी किया, और उसके बाद जिस भी क्वेश्चन में तुम गलत कर रहे हो तुम ट्राई करो कि उस क्वेश्चन में मतलब मिस्टेक ना करो अगले टेस्ट में। उसके बाद और ट्राई करो तो अगर तुम मतलब नीट के 1 महीने पहले मतलब कोई भी न्यू चीज़ें नहीं पढ़ना, जो चीज़ तुमने पढ़ा है पूरे साल उस चीज़ में रेक्टिफाई करना, और ट्राई करो कि तुम मतलब मार्क्स बढ़ाना चाहो कि हर एक टेस्ट में 1-2 मार्क भी अगर बढ़े तो ठीक है। तो और एक चीज़ जो है सौरभ से मैं पूछना चाहता हूँ, इनका तो शेड्यूल मुझे पता ही था कितने दिन में कितना टाइम वो पढ़ाई के पीछे देता था, तो फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। ये जो है जब इनका अलग से वीडियो आएगा तब सारा देखना, इनका जो है पूरा दिन कटता था गेम से, और दिन में उठते थे, मतलब पिछले इस साल से पहले जब इन्होंने रिपीट करा था पिछले साल, इस बार नहीं पिछले साल, इनका दिन शुरू होता था मतलब 1-2 बजे, दोपहर में 1-2 बजे, और रात ख़त्म होता था रात में वो 3-4 बजे। पूरे दिन ये गेम खेल के जो है पूरा, इस बार इन्होंने RTS और BSTS का जो पैसा इन्होंने दिया था पूरा का पूरा इन्होंने गेम जो है अपना वो अकाउंट जो है वो बेच के इन्होंने दिया था। फिर भी इस बार आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? इस बार तो मेरा लास्ट चांस था, मैंने सोच लिया इस बार करना ही है, तो इसलिए मैं इस बार सब कुछ छोड़ के जो मेरा गेम खेलता था जिससे मेरा इतना साल वेस्ट हुआ, तो वो सब मैंने सेल कर दिया, और इससे जो पैसा मिला मैं दादा की RTS और इधर NTS मैंने ज्वाइन किया, और वही मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ता था इस बार, क्योंकि इस बार मेरा लास्ट चांस था, इसके बाद तो और नहीं होगा, इसलिए मैंने पूरा जी जान लगा दिया कि इस बार करना ही है। और वही पिछले बार इनको TMC भी मिल रहा था लेकिन घर में लड़ गए थे, घर में पैसा है लेकिन इनका मतलब पता था कि वो अब हम सीट लेंगे तो प्राइवेट नहीं लेंगे भाई, जनरल कोटा से जनरल कॉलेज का लेंगे, तो जीत था इनका। तो इस जीत से ही इस बार जो है AIQ से बाहर जाने वाले हैं ये, तो सब में एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो इन तीनों को थैंक यू फिर से एक बार, और अगले कुछ ही दिनों में फिर से अलग सा टॉपर्स टेक करके जो हमने सीरीज़ जो है चलेगा, उसमें अलग सा हर एक का 20-25 मिनट का इंटरव्यू आएगा, उसमें और अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं सबको, और कैसे थ्रू आउट द जर्नी कैसे किया है वो सारे कुछ जान सकते हैं। तो अगले हमारे जो टॉपर है उनके साथ मिल लेते हैं थोड़ा। तो भाई अगले हमारे पास जो 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनका घर तो पानी सागर में है, बहुत ही त्रिपुरा के बिल्कुल बॉर्डर में, उधर नॉर्थ में है इनका। आज ही सुबह इनको बोल रहा था कि मैं जो है फ़ोन करके मैंने बोला कि अगर फ्री हो तो आ सकता है कि नहीं, तो ये बंदा जो है सुबह ही ट्रेन से उठ के जो है आ गया। तो और इधर मेरे बिल्कुल लेट में मेरे ही घर के पास शाबरूम में जो है इनका घर है, इश्पिता मुजुमदार करके जो है इनका घर है इधर। तो मेरे घर के बगल में, वो भी मुझे कल पता चला रात में, उनको मैंने मैसेज किया कि इनका घर तो शाबरूम में है क्या, तो इन्होंने बोला कि हाँ मेरा घर शाबरूम में है, मेरे घर के पास ही इनका घर है। और ये रेशमी दास SC है इस बार AGMC में जाने, AGMC नहीं शायद इस बार रिम्स में भी जाने वाले हैं ये 451 जो है रिम्स, तो इनका सिक्योर्ड है ही, ऑल इंडिया कोटा का अगर कोई सीट मिलेगा तो इनसे भी ये जा सकते हैं बाहर। तो पहले इश्पिता जी से जान लेते हैं कि इनका जो है मतलब कैसे थ्रू आउट द जर्नी इन्होंने बायोलॉजी का, खास करके बायो में, इस बार तो पता ही आपको, ऐसे भी बायो में टोटल 360 आउट ऑफ 3, मतलब बायो में ही 360 मार्क रहता है। बायो में आप अगर ज़्यादा स्कोर आपने सिक्योर कर लिया तो आपका सिलेक्शन लगभग आपका पक्का रहता है। तो कैसा आपका जो है सिलेक्शन, मतलब बायो में कैसे आपने जर्नी आपने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, पिछले साल क्या वो गलतियाँ था जो इस बार ने आपने नहीं किया है, और थ्रू आउट द जर्नी बायो में कैसा रहा आपका, कैसे हेल्पफुल रहा आपका इधर टेस्ट सीरीज?
जैसे कि मैं जब मतलब फ्रेशर थी तब मैंने मतलब पढ़ा था बट इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था, मतलब बायो में फिर भी कम आए थे तब। तो मैंने ड्रॉप ईयर में ये फर्स्ट से ही मतलब डिसाइड कर लिया था कि मतलब बायोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि बायोलॉजी मैक्सिमम मार्क कैरी करेंगे। लेकिन मतलब स्टार्टिंग में इतना बायो में मैं ध्यान नहीं देती थी, पढ़ती भी नहीं थी, टेस्ट में भी कम मार्क आ रहे थे। तो मैंने जब ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में सुना RTS, तो मैंने ये दिया। तब मतलब स्टार्टिंग के टेस्ट मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा ये टेस्ट, बहुत मतलब फ़र्स्ट टेस्ट जब मैंने दिया मुझे लगा 340 350 तो आ जाएंगे आराम से। जब दिया तब आया 311। तो मुझे लगा इतना भी क्या गलती कर लिया, मतलब तब मतलब मिस्टेक को धीरे धीरे तब ऐसे मतलब मैं एनालाइज़ कर रही थी धीरे धीरे। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब मतलब एक ही चैप्टर को मैं ऐसे 10-12 बार ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, तो मतलब एक फिर भी ऐसा हो रहा था कि उसी पार्ट से गलत हो रहा था। मतलब ये टेस्ट देते देते फिर वो पार्ट धीरे धीरे ठीक हुआ। तो फिर अभी मेरे मार्क्स तो अभी बायो में 291 है और टोटल 427 है। ये SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भाई, इस बार एजेंसी में जाने वाले हैं। बहुत अच्छा इनका स्टेट रैंक भी आएगा SC कैटेगरी में। और ये जो इन्होंने बोला कि बायो में इन पहले और एक स्टूडेंट ने भी हमको इधर बोल के गया कि बायो में जो है पहले इन्होंने जो स्कोर पहली टेस्ट में इन्होंने एक्सपेक्ट करके आया कि 340 के ऊपर मार्क आएगा, लेकिन इनका जो स्कोर है 311 आया था इनका पहले टेस्ट में। तो ऐसा ही होता है भाई कि आप मतलब इधर टेस्ट देने आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अगर NCERT को नहीं रट के आएंगे ना तो स्कोर जो है डिक्रीज होगा। तो आपको ये क्या डिमोटिवेशन हुआ था कि कम मार्क आपको मिले एक्सपेक्टेशन से, या कुछ सीखने को मिला है इधर थ्रू आउट द ईयर टेस्ट सीरीज में? जैसे कि फ़र्स्ट टेस्ट था तो उतना डिमोटिवेशन नहीं हुआ क्योंकि तब सिर्फ स्टार्टिंग ही था, तो मतलब मुझे लगा कि कम आ रहे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट लास्ट तक आते आते तब मेरे थोड़े घट गए थे मार्क, तब थोड़ा डिमोटिवेशन था कि अरे अभी तो एग्ज़ाम आ रहा है कैसे होगा। देन फिर भी मतलब वो करते करते थोड़ा पढ़ते मतलब वो जगह को मिस्टेक्स एनालाइज करते करते हो गया। तो ये एक चीज़ इन्होंने और एक चीज़ अच्छा बताया कि मिस्टेक को एनालाइज करके तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अगर टेस्ट देते हैं उसके बाद टेस्ट पेपर को आप रख देते हैं तो इधर से कुछ नहीं होगा। आप मिस्टेक कौन सा किए हैं और मिस्टेक को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक, मेरे बगल में मेरे लेफ्ट में जो बैठे हैं रेशमी दास, इनका घर भी उधर ही है मतलब साउथ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जुलाईवारी से बहुत ही अंदर, देवदारू करके एक एरिया है, लावगन करके एक एरिया है, उधर इनका जो घर है बहुत ही मतलब विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं। उधर से आके एक स्टूडेंट ऐसा स्कोर करके जाए, AIQ बहुत अच्छा सर, बहुत ही एक इंस्पिरेशन वाला स्टोरी जो है एक है ये। तो इन्होंने थ्रू आउट द जर्नी कैसा किया, बायो का कोचिंग कहाँ से लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने कैसे जो है मार्क को इम्प्रूव किया आपने? तो बायो तो मैंने यहाँ से ही करी थी आपसे, और तो आप NCERT बेस्ड ही सब कराते थे तो वहाँ से हो गई थी मेरी, आपके टेस्ट सीरीज से भी हो गई थी मेरी। तो और आप मतलब यही थी बायो की, और NCERT अच्छे से करी थी मैंने। और फिज़िक्स मैंने PW से करी थी, तो वहाँ सार के नोट्स एंड जो वहाँ पर जो DPP मिलती थी वो, और टेस्ट जो देती थी मैं, वहाँ के क्वेश्चंस जो गलत होता था वो मैं अच्छे से एनालिसिस कर लेती थी। मतलब फिज़िक्स के लिए भी यही रहा मेरा। और केमिस्ट्री मैंने कोचिंग ली थी ऑफलाइन, वहाँ से करी थी, वहाँ की जो मॉड्यूल्स वगैरह मिलता था वो करती थी मैं, और एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं करी थी, लेकिन नोट्स अच्छे से करती थी, क्लास अच्छे से अटेंड करती थी, तो वहाँ से हो जाती थी मेरी। तो इन्होंने एक चीज़ बहुत ही अच्छे बताया कि क्लास जो है बहुत ही NCERT बेस्ड क्लास होता था मेरा, और जो भी लोग इधर ज्वाइन करना चाहते हैं कि NCERT बेस्ड ही होता है इधर, क्योंकि बहुत मतलब हम बाहर की चीज़ के पीछे भागेंगे तो NCERT में बहुत जो जितना सारा चीज़ है ना कंटेंट वही हम कवर नहीं कर पाएंगे। पहले तो NCERT कंप्लीट करेंगे। इस बार भी लोग तो बताते हैं कि NCERT बाहर के बहुत सारे क्वेश्चन आए, कि क्या इस बार भी NCERT के बाहर से क्वेश्चन आए हैं नीट में? वो था, लेकिन मतलब अगर कॉन्सेप्ट नहीं ज़्यादा नहीं, 3-4 तो था, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे NCERT का भी, हाँ, तो वो हो जाएगा आपका। तो मेरी भी हो गई थी उनमें से कुछ, और जो बहुत ट्रिकी था लेकिन वो NCERT से ही था। तो क्योंकि आपने कराया था ऐसे कि NCERT की हर एक लाइन अच्छे से डिकोड करके, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, तो हो गया था। और मतलब जब टीचर समझाते हैं तो NCERT के बाहर जाकर भी थोड़ा समझाते हैं, जो आपने भी करे थे हम लोगों को, तो हो गया था वहाँ से। तो इन्होंने एक चीज़ इन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नीट जैसा एग्जाम जो है, जैसे इस बार का जैसे पेपर हुआ है, इस तरीके का पेपर आपको डिकोड करना है, तो NCERT का हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो मेरे ठीक राइट में जो बैठा है सम्राट, जो मैंने पहले भी बोला है कि बिल्कुल त्रिपुरा के बॉर्डर पड़ता है, उधर पानीसागर जो एरिया है उधर से बिलोंग करते हैं। ये भी गाँव से मतलब उस एरिया में कहीं ऐसा कोई स्टूडेंट है जो पहले नीट क्रैक किया है?
हाँ है। अभी जैसे हमारे एक सीनियर थे, हमारे स्कूल से ही पढ़े थे, होली क्रॉस पानी सागर, वो निगरीम से पढ़ रहा है अभी। तो है, कुछ लोग हैं। बहुत ही इंस्पिरेशन इनके मतलब उसी जगह से कुछ दिन पहले मैंने गया था उस मतलब उस जगह पे, मतलब उस साइड में, तो उधर उतना मतलब डेवलप नहीं है अभी भी, तो उधर से बिलोंग करके तो इस जगह में आना बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रगल वाली बात है। तो एक बार जान लेते हैं कि थ्रू आउट द ईयर जार्नी इन्होंने बायोलॉजी में कैसे अपना स्कोर को इंक्रीज़ किया है, साथ में इनका फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसा रहा है, खास करके फिजिक्स में जैसा इस बार का एग्ज़ाम हुआ है इस तरीके का एग्ज़ाम में मतलब इनका टोटल जो स्कोर है 472, बायो में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इंडिविजुअली कितना रहा है वो अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा। मुझे बायो में 299, केमिस्ट्री में 110 और फिज़िक्स में 63 मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो आपने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में इंडिविजुअली कहाँ से आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, कहाँ पे आपने टेस्ट देते थे और कहाँ से आप क्वेश्चन आप कहाँ से प्रैक्टिस करते थे, तो ये अगर कुछ चीज़ें बताएंगे तो हमारा हेल्प होगा। जैसे इस साल मैंने ड्रॉप लिया था, पिछले बार मेरा मार्क्स था 438, तो मुझे बायो में कॉन्फिडेंस था पहले से ही। तो मतलब मैं पहले क्या करता था कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करता था, बायोलॉजी को साइडलाइन कर दिया था मैंने पूरा, हफ्ते में 1-2 बार देख लेता था, ऐसा हो गया था मेरा। लेकिन जब मैं फ़िज़िक्स वाला से पढ़ता था ऑनलाइन, तो फिज़िक्स वाला का जब टेस्ट होता था बायो मेरा हो जाता था, उतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं बायो को उतना देखता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर टेस्ट देना शुरू किया, मेरा पहला टेस्ट मतलब उतना ख़राब नहीं गया, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे पता ही नहीं कि बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया और उसके बाद भी मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बायोलॉजी में मेरा मार्क्स जैसे पहले जैसे कॉन्फिडेंस था वो मतलब उतना नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे। तो आरटीएस देने के बाद मतलब मुझे पता चला कि बायोलॉजी को भी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, अभी भी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी मतलब ऐसा बहुत सारे लाइन होते थे जो मिस हो जाते थे, तो टेस्ट देने के बाद वो पता चलता था कि मतलब वो लाइन था बुक में और मैंने पढ़ते समय मिस कर दिया, तो वो बहुत हेल्प किया। और बाकी केमिस्ट्री में मैं ऑनलाइन ही पढ़ा PW से, तो केमिस्ट्री में मैं ऑनलाइन पढ़ता था, सर जो क्लास में नोट्स देते थे, DPP करता था, वो सभी किया। और फिज़िक्स में मैं PW से पढ़ा MR सर से, सर के नोट्स और क्लास में जो सर समझाते थे वो क्वेश्चंस करता था और DPP, बस वही। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बताया। और एक चीज़ मैं इनके पूछना चाहता हूँ कि सब लोगों की तरह के आपने भी क्या वो मिस्टेक कॉपी बनाया, या मिस्टेक कॉपी बनाने से क्या फ़ायदा होता है, या फिर कोई फार्मूला कॉपी इन्होंने बताया, फार्मूला कॉपी के बनाने से क्या फ़ायदा होता है? मिस्टेक कॉपी मैंने बहुत लास्ट में बनाया था, जैसे नीट के 2-3 महीने पहले ही मैंने वो बनाना शुरू किया था। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मेनली जो टेस्ट में मेरा गलत होता था उसके लिए बनाया था, और बायोलॉजी में मैंने मिस्टेक कॉपी में वैसा कुछ नहीं लिखा था, मैं जो मिस्टेक होता था वो एनसीईआरटी से वापस देख लेता था। तो मिस्टेक कॉपी और फार्मूला बुक बनाने का भी बहुत ही फ़ायदा है। इन्होंने बताया कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है कि मिस्टेक कॉपी और फार्मूला बुक बनाने का क्या फ़ायदा रहता है। वो आने वाले स्टूडेंट्स के मतलब लिए ये मतलब एक बहुत ही अच्छा सजेशन है कि आप जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देंगे, जहाँ पे भी वो अपना डाउट होगा या आपका इनकरेक्ट होगा, उधर आप कैसे अपने आप को वो जो है मिस्टेक कॉपी और फार्मूला बुक में वो सारे इंक्लूड करके अगले टेस्ट के लिए आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अगले साल जो है मतलब ये तीनों जो है तीनों ही ड्रॉपर हैं। तो एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप पिछले साल भी कुछ ही मार्क के लिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब आपका फीलिंग्स कैसा था? और इस बार जो लोग ऐसे बॉर्डर लाइन पे है, जैसे जो उन लोगों का जनरल वाले जो लोग हैं उनका कुछ लोगों का स्कोर 400 अबव आ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन लायक नहीं। इस बार के पेपर में 400 प्लस भी स्कोर लाना बहुत ही मतलब टफ है। तो ये जब सिचुएशन आते हैं ना, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है, हार्डवर्क देने के बाद उस जगह से उठ के अगले बार के लिए प्रिपरेशन करना कितना टफ होता है? लास्ट ईयर मेरे मार्क 439 थे, तो मतलब मुझे पहले से लग रहा था शायद ड्रॉप देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फिज़िक्स में कुछ भी इतना क्लियर नहीं था, केमिस्ट्री ठीक ठाक था, बायोलॉजी भी ठीक ठाक था, तो मुझे लग रहा था ड्रॉप देना पड़ेगा। जब रिज़ल्ट आया तब मुझे मतलब लग ही रहा था कि शायद इस बार नहीं होगा। तो फिर मैंने PW का बैच लिया, फिर उधर से स्टार्टिंग किया। स्टार्टिंग में तो बहुत जोश था कि बहुत सब कुछ कर लेंगे, होमवर्क जो देते थे DPP सब कर लेंगे।
फिर बीच में आते आते मतलब जैसे कि 2-3 महीना गया, फिर थोड़ा आलस आने लगा। अभी लग रहा है कि मतलब सेम चीज़ को हम लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं, 11 में भी पढ़ा, 12 में भी, अभी फिर से बार बार पढ़ते पढ़ते मतलब थोड़ा मतलब बोरिंग लगने लगा वो चीज़। फिर जब अक्टूबर के बाद जब सब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया, देन मतलब फिर थोड़े मार्क अगर कम भी आ गए तब थोड़ा लग रहा था कि मतलब किसी दूसरे को मुझसे ज़्यादा मिल रहा है, तो मुझे भी और थोड़ा हार्ड वर्क करके उसका मतलब अच्छा मार्क लाना चाहिए। तो मतलब ऐसे करते करते थोड़ा हो गया। तो ये तो इन्होंने चीज़ बताया कि कैसा मतलब आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे होना चाहिए। रेशमी का बाकी क्वेश्चन तो उनके मम्मी से ही होगा। और एक बार सम्राट से भी ये जान लेते हैं कि क्या वो सजेशन आप देना चाहते हैं। आपके उधर भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप इंस्पिरेशन है उधर का बनने वाले हैं, एक उधर से डॉक्टर बनने वाले, तो कैसा वो बोलेंगे कि अपने जूनियर्स को क्या वो मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे जो है। और अभी क्या होता है, ये चीज़ मैंने किसी से नहीं पूछा है कि अभी हमारा जो यंग जनरेशन है, उस जनरेशन में क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास अगर हम करने बैठते हैं तो व्हाट्सएप का एक मैसेज आते हैं तो हम व्हाट्सएप में चले जाते हैं। बहुत मतलब बहुत लोगों का बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ों से कैसे दूर रहें और कैसे स्टडी में ही अपना फोकस जो है वो रखें। जैसे कि ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन के बारे में सर आपने जो बात किया, वो अगर तुम पढ़ रहे हो कुछ चीज़ के लिए तो तुम्हारा वो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों वो पाना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारा पर्पस क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद ही चला जाएगा। अगर वो क्लियर नहीं है तो तुम्हें मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा पर्पस क्लियर है कि भाई मुझे ये चीज़ क्लियर करना है, मेरा पर्पस ये है क्योंकि मुझे ये हासिल करना है, तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो इन्होंने एक चीज़, आपका अगर गोल, अगर टारगेट अगर फिक्स्ड है ना, तो आप जिस भी मतलब दुनिया में रहेंगे फिर भी आपका जो गोल है वो सेम रहना चाहिए। आपको अगर डॉक्टर बनना ही है तो आपके स्टडी के पीछे ही आपको टाइम देना होगा। रेशमी का तो शायद मोबाइल भी नहीं था। नहीं, वो तो मतलब मम्मी की थी। और फिर मोबाइल यूज़ कितने घंटे करते थे दिन में? मोबाइल इतना यूज़ नहीं होता था, मैं क्लास लैपटॉप में करती थी। तो फिर मोबाइल जब खाते वक्त मैं देखती थी और बाकी मैं मम्मी की साथ ही देखती थी, इतना ज़्यादा खुद तो नहीं देखती थी मैं। तो कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई? वो था ही नहीं तो होगा कैसे। देखिए जो है अभी के स्टूडेंट जो है क्लास में, मैं देखता हूँ कि कभी मेरे 5-6 मेरे रिलेशन से में कोई है तो उनका भी फेसबुक और इंस्टाग्राम है, हालांकि वो क्लास 5 और 6 में है। तो ये देखिए एक जो है अभी इनका एज कितना है, लगभग 19, लेकिन इनका जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम अभी बना है, अभी भी नहीं बना है इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से जो है दूर रह सकते हैं आप। तो इन तीनों लोगों को और एक बार फिर से थैंक यू। पहले जो मैंने पहले भी बोला है कि आगे आने वाले टाइम में जो है इन तीनों के साथ फिर एक बार मिलेंगे, टॉक करके जो सीरीज़ हमारा चलेगा उसमें। और हमारे साथ जो है अभी 2 गार्जियन हैं, रेशमी के मम्मी और अश्मिता की मम्मी जो है। तो इनसे थोड़ा सा 2 मिनट हम बात कर लेते हैं कि क्या वो है चीज़ जो गार्जियन को भी करना चाहिए। हाँ बांग्ला थी। और इनके साथ जो है हम बांग्ला में ही बात करेंगे। आयो अच्छा आयो एक जन थी बोल। पहले जो मेरे राइट में जो बैठे हैं वो रेशमी के मम्मी हैं। तो इनका जो है बहुत अलग ही है कहानी। जो हम एक बार देखे थे भी हैं, एनटीएस देते, रेशमी जो है एनटीएस देने को मतलब अंदर एनटीएस दे रहा था और ये जो है बाहर रो रहे थे। तो एक दिन मैंने पूछा रेशमी से कि क्या वो चीज़ें उस दिन क्यों रो रही थी, तो इन्होंने बताया था कि उस दिन मारा था आपने। तो एक चीज़ आंटी जो है मतलब मैं बांग्ला में ही पूछता हूँ एक बार, मैंने कि मैंने कुर्सी लो जाले गया ওই দিন মারছিলাম। এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে আইতো না, তো আমি কিছু পরীক্ষা দে যাই আয়োগ নাকি লেগে পরীক্ষাটা দিয়ে যায় না, আমি কমপ্লিট করতে পারি না, আমি পরীক্ষা দেবো না, আমি যতটুকু পরীক্ষা দেয় না, আইতোই না। এরপরে খুব মারছিলাম ওই দিন, এরপর পরীক্ষা দিতে আনছি আমি। तो वो दिन रेशमी माँ वो दिन रेशमी को मतलब बहुत मारा था उस दिन। तो ये चीज़ इनको रेशमी ने मुझे बोला था भी था एक दिन जो मार के लेके आया है। और एक चीज़ इन्होंने बताया कि कम नंबर आइले कि तुम्हें बोकता बारीत गेले।
कम नंबर आने से जो है इनके मम्मी जो है डांट भी देते थे इनको। तो ये चीज़ होना चाहिए पेरेंट्स में कि आप जो है नंबर कम आए ज़्यादा आए, लेकिन जो है टेस्ट आपको देना है, टेस्ट नहीं मिस करना है। आप टेस्ट अगर मिस करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट कैसा है। और मेरे लेफ्ट में जो बैठे हैं वो उष्मिता के मम्मी हैं, मतलब बहुत ही सिंसियर थे पहले से ही। मुझे दिन मतलब वो जिस भी दिन एग्ज़ाम देने को आया था। और एक चीज़ जो मैं अगर इस वीडियो में ना बोलूँ तो वो कम रह जाएगा, उष्मिता के एक अंकल भी है तपन चौधरी करके, ये भी बहुत ही मतलब गार्जियन से भी মানে আমি কই আন্টি এ বাবা মার থেকেও হ্যাঁ মানে খুব বেশি কেয়ার করতো সব সময় আমি দেখতাম যেটা। तो वो बहुत दिन क्या दिन में 4-5 बार भी वो मुझसे कांटेक्ट करते थे, कॉल करते थे कि उष्मिता का आज नंबर ऐसा आया है, क्यों कम आया है, क्या वो और चीज़ वो करना चाहिए। तो आंटी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि घर पे उष्मिता कैसे मैनेज करता था सब कुछ। হ্যাঁ আসলে ওরে সবসময় দাদাই খেয়াল রাখতেন। দাদা সবসময় যখন থেকে ও রিপিট করার প্ল্যান নিল তখন থেকে রোজ দিন এমন কোনো দিন বাদ নাই দাদা দিনে 3 থেকে 4 বার ওর সঙ্গে ফোনে কথা কইছে না, আমারও জিজ্ঞেস করতো। মানে আমরা আসলে দাদার কাছে দায়িত্ব দিয়েই মানে যদিও তাই সিনসিয়ার আসিল, কিন্তু আফটার অল মানে যে প্যারেন্টসরার যে ভূমিকাটা ওইটা দাদাই নিছেন আর কি। সবটা ব্যাপার তাই দাদা খেয়াল করছেন। দিনে 2 থেকে 3 বার প্রত্যেক দিন সব সাবজেক্টের পরীক্ষা নিতেন। নেওয়ার পরে দাদা খাতাটাও চেক করতেন, কিংবা অনেক সময় আমি যদি চেক করতাম করে ও মারটা দাদারে পাঠাইতে হইতো। এইভাবে দাদা অনেক হেল্প করছেন। तो देखिए भाई, घर में ऐसा अगर गाइडेंस होगा, घर में ऐसा गाइड होगा, गार्जियन होगा, तो क्यों नहीं भाई सिलेक्शन उस घर से निकल के आएगा। और एक चीज़ इनको जो मैंने पूछा कि उष्मिता पूरे दिन মানে সারাদিন কী করতো উষ্মিতা? আসলে পড়াশোনার বাইরে তো খুব একটা রেস্ট মানে পড়াশোনা যতক্ষণ করতো তো করতো, এমনিতে মোবাইল টোবাইল দেখার খুব একটা অভ্যাস নাই। জাস্ট মানে ঘুমানোর নেশা, মানে একটু সুযোগ পাইলেই যদি একটু ঘুমাইতে চাইতো এই আর কি। ये सोने का आदत भी रहना चाहिए भाई, क्योंकि आप पूरे दिन अगर आप रहेंगे मतलब पढ़ाई के पीछे, तो दिन में सोएंगे कब, माइंड को भी रेस्ट देना चाहिए। तो एक टाइम मैनेजमेंट मतलब होता है। सेम ही क्वेश्चन मैं जो रेशमी की मम्मी है उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि रेशमी दिन भर क्या करता था? ও পড়ার সময় তো পড়তো, আর বাকিটা ঘুমাতো। ও ঘুমাতে খুব ভালোবাসে। ওকে উঠতে চাইতো না, জল মেরে তুলতে হতো। জল মেরে তুলते थे, নাহলে মারতে হয়, নাহলে কখনো উঠবে না। तो देखिए भाई, पानी फेंक के भी नीचे उठाना पड़ता था रेशमी जी को। तो ये एक चीज़। और मतलब ও মোবাইল থেকে খুব দূরে ছিল, মোবাইল কখনো ধরতো না। যতটুকুই মানে ক্লাস করতো, এরপরে মোবাইলটা আমার কাছে নিয়ে আসতো। अच्छा, तो ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने बताया कि मोबाइल जो है मोबाइल से दूर रहते थे। मतलब मोबाइल ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता था, कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह का तो चांस ही नहीं था। तो और एक चीज़ में जो आंटी है उष्मिता की मम्मी, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी का फीलिंग कैसा है एग्ज़ाम होने के बाद, जो है इनका जो स्कोर आया है उसके बाद से फीलिंग कैसा है, या घर का माहौल कैसा है? আসলে আমরা এখনো কনফিউজ। তো মানে রোজ দিনই দুশ্চিন্তা হয় যে যেহেতু স্কোরটা কম, এই কারণে কি কনফার্ম না, এই কারণে আমরা এখনও রিলেটিভ কারোর সঙ্গে শেয়ারও করছি না ব্যাপারটা। এই আর কি দুশ্চিন্তায় আছি প্রচণ্ড, যতক্ষণ মানে লিস্ট আউট না হয় আর কি। तो ये होता है भाई, अगर आपका मतलब बहुत ही सीरियस अगर आप हैं, तो जितने टाइम तक आपका सीट जो है सिक्योर ना हो जाए, जितने टाइम तक आपके नाम के पीछे AGMC अवार्ड ना लग जाए ना, तब तक आपका जो है माइंड जो है सिक्योर नहीं है। और एक रेशमी के मम्मी से भी मैं सेम ही क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ। तो बहुत गाँव से ग्रामीण थी क्या अनेक फाइट कर ये जगह थे। तो मैं कुछ दिन पहले रेशमी से बात कर रहा था, तब मैं पता चला कि इनका जो गाँव मतलब घर है बहुत गाँव में है, और उधर मतलब क्लास में क्या होता है कि छोटे उम्र में ही क्लास 6 और 8 के बच्चे को शादी करवा दिया जाता है उधर। तो उस जगह से बिलोंग करके कैसे आपने आपको फ़ाइट करके इस जगह में लाया, और क्या मतलब मेरे लिए तो बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है। और रेशमी का जो अलग से एक वीडियो बनेगा उसमें तो इनके मम्मी तो ज़रूर रहेंगे ही, वो उसमें भी हम बात करेंगे बहुत। तो आज मतलब थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे उधर का कंडीशन कैसा है, उस कंडीशन से कैसे आप निकल के इस कंडीशन में आए और लड़की को आप डॉक्टर बनने के मतलब कागार पे लेके आए। আসলে মানে আমার যেখানে বিয়ে হয়েছিল ওটা খুবই গ্রাম, ওইখানে পড়াশোনা এখন অবধি খুবই কম। তো মানে এমন জায়গায় ওইখানে 13 বছর 14 বছর মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়।
তো আমি যখন দেখলাম যে না এই পরিবেশ আমার মেয়ের পড়াশোনা হবে না, তো আমি ওকে নিয়ে জোর করে এক প্রকার মানে খুব জোর করে বাড়ির থেকে বেরিয়ে আসি। তো গ্রামের মানুষ তো অনেক বাজে বাজে কমেন্ট করেছে আমাকে নিয়ে, তো আজ ভালো লাগছে যে মানে ठीक ठीक। तो ये थोड़ा इमोशनल भी हो रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी भी है ये, क्योंकि इस जगह से आप बिलोंग करने के बाद हमारे मतलब सोसाइटी में अभी भी ऐसा है कि मतलब जो गर्ल्स है उनका जो है 18 साल से पहले ही जो है चाइल्डहुड मैरिज करवा दिया जाता है और उनके उस एरिया में उसके खिलाफ बोलने वाले कोई है भी नहीं। तो उस जगह से फाइट करके जो है अपने बच्चे को लेके घर से बाहर आया और इतना अच्छा रिजल्ट जो है, जब ये डॉक्टर बनने के बाद जो है गाँव में जाएगा तब क्या रिजल्ट होगा भाई। उनके जो अभी तक जो बोल रहे थे ना, जो गांव के लोग बहुत गंदी गंदी बात करते, तो उनके मुंह में तो सीधा ताला लग जाएगा। तो इधर जो है आज तक का ये वीडियो जो है इधर तक ही रखते हैं। बहुत सारे कुछ जो है हमें सीखने को मिला है इधर से, और आगे आने वाले टाइम में बहुत एक लोग अभी जिन लोगों का भी चेहरा आपने दिखा है सबका अलग से वीडियो आएगा। उधर से आप और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। और रेशमी और औष्मिता की जब वीडियो हो गए तो ये दोनों आंटी तो तब भी रहेंगे उनके वीडियो में, और अंकल भी रहेगा उधर जो अश्मिता के अंकल है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बाय।